जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास है, वो भी सेकेंड ईयर का। जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी आईटीआई कैंडिडेट हैं और सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस सभी ट्रेड्स के लिए। आपको पता है कि आईटीआई सेकेंड ईयर में भी अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है, और पहले नहीं था, जिसकी वजह से सभी बच्चों को लगता है कि तो पहले तो नहीं था, 2018 में के बच्चों को एग्जाम नहीं देना पड़ा, तो हमें भी नहीं देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सेकेंड ईयर में है 2019 के बाद एडमिशन कराएं आईटीआई में सेकेंड ईयर में, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जरूर पूछा जाएगा। और ये टोटल 25 नंबर के 25 क्वेश्चन होंगे, और टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी। और ये जो है इंग्लिश लिटरेसी है। और ये आपको ये जो इंग्लिश लिटरेसी है फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पूरा डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंग्लिश लिटरेसी पढ़ना है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है इंग्लिश लिटरेसी आपको सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो इससे अवेयर रहिएगा कि आपका एग्जाम में जो पूछे जाने वाले सवाल है वो पूरा डिफरेंट है इसमें। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है 20 ए का रिकॉल है, सॉल्यूशन है। और ये इसका बुक हम आपको पहले से प्रोवाइड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा आईटीआई सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें आपको बुक मिल जाएगा, साथ ही सारे क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला क्लास, दूसरा, तीसरा क्लास और चौथा, पांचवा, जितना क्लासेस आने लगे हैं सभी क्लासेस इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपको रेगुलर विजिट करते रहना, रेगुलर देखते रहना होगा, रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। तो उसके लिए आपको रेगुलर क्लास करके अपना तैयारी करते रहना होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर कैंडिडेट है, फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम क्रैश कोर्स दे देंगे फर्स्ट ईयर का भी। 7 दिन का क्रैश कोर्स है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। उसमें आप अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्रैक कर सकते हैं 7 दिन में, उस वीडियो को देख के। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाला है सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, डैश माउंटेन ट्रेकिंग, सफरिंग एंड स्कूबा ड्राइविंग, सर्फिंग एंड स्कूबा ड्राइविंग डैश कॉल्ड एडवेंचरस। तो क्या कहलाएगा? तो हमारा क्लिम्बिंग, माउंटेन ट्रेकिंग, सर्फिंग एंड स्कूबा ड्राइविंग आर कॉल्ड एडवेंचर। ठीक है, हमारा जो सही आंसर है डी है। एडवेंचर्स डैश रिस्क एंड आर डैश टू पीपल हु अंडरटेक देम। The adventures involves a risk and are existing to people who undertake them. आंसर नंबर जो सी है वो करेक्ट है। We dash a mountain, dash ropes to crops a steep place. We dash, तो we हो जाए we climb a mountain using ropes to cross a steep places. Okay, question number 4 है, how many people sorry people many people dash water sports, dash surfing, scuba diving in the ocean, a part of fishing. यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा? वो है आपका many people enjoy water sports like surfing, scuba diving in the ocean, a part for fishing. ओके, करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर डैश फेमस माउंटेन डैश बीचेस इन इंडिया। तो देयर आर फेमस माउंटेन एंड बीचेस इन इंडिया। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बी है, देयर आर फेमस माउंटेन्स एंड बीचेस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूजी डैश एन एक्टिव वोल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट डैश टोक्यो। तो फूजी एक वोल्केनो का नाम है, जो कि यहाँ पे लग जाएगा फूगी के साथ हमारा ईज लग जाएगा। फूगी इज ए एक्टिव वोल्केनो। फूगी एक एक्टिव है, मतलब इसमें से वोल्केनो निकलता है, ज्वालामुखी निकलते रहता है। अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो। टोक्यो के 100 किलोमीटर दूर है, टोक्यो में ही है, जापान में है ये फूगी। और 7 नंबर देखिए सवाल, द व्हाइट क्लिफ्स ऑफ ड्रोव्स डैश ऑन द कोस्ट लाइन डैश इंग्लैंड। तो यहाँ पे द व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डॉवर are on the coastline. The white cliffs of Dover are on the coastline of England. Question number 8. The Everest, the dash peak in the world, dash in the Tibet. The Everest, the highest peak in the world, is in Tibet. Okay, तिब्बत पता है कहाँ पर है? तिब्बत नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तिब्बत कहाँ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, जंपिंग डैश ए ग्रेट हाइट while connected dash a large elastic cord in is called bungee jumping. Jumping from a great height
while connected to a large elastic cord is called bungee jumping। देखिए बुंजी जंपिंग जो आप देखे होंगे ऊंचे एकदम पहाड़ों के एकदम ऊपर होता है, वहां से हम पैरों में या कमर में एक बेल्ट लगाकर और कूदते हैं वहां से नीचे नदी की तरफ, उसी को कहते हैं बुंजी जंपिंग। ठीक है। 10 नंबर है, आई विल अरेंज डैश द टिकट डैश पुणे। I will arrange for the tickets to Pune। I will arrange for the ticket dash to Pune। Question number 12, adventure, a sports dash be jumping dash great height, divine deep dash the sea or flying the air। Adventure sports can be jumping from great height, divining deep into the sea और flying in the air। हमारा जो सी नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो जो सही है, 11 का बी जो है वो करेक्ट है। 12 है, डैश एम्प्लॉइज टू आस्क क्वेश्चन डैश ए टीम एटमोस्फियर। 12 नंबर है, डैश एम्प्लॉय तो इंकरेज एम्प्लॉय टू आस्क क्वेश्चन। अपने जो एम्प्लॉय हैं जो आपकी कंपनी में काम करते हैं उनको इंकरेज करिए प्रश्न पूछने के लिए। डैश ए टीम एटमोस्फियर, डेवलप ए टीम एटमोस्फियर, टीम को जो टीम का एटमोस्फियर है उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, हमें ये सवाल उनसे पूछने चाहिए, इंकरेज करने के वो सवाल पूछे, कोई उनके मन में कोई सवाल है तो। 13 नंबर है, रीअरेंज द जंबल वर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ये सब वर्ड्स हैं, इसको एक साथ बनाना है, मतलब वर्ड दिए गए और एक सेंटेंस टाइप का बनाना है। जंबल वर्ड टाइप का दिया गया, इसको सेंटेंस ही बनाना है एक तरह का। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए इसको कम्युनिकेशन है, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव एम्प्लॉय एंड इंक्रीजेज है। इसको हम बना देंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीजेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इफेक्टिव कोई अच्छा सा हमारा कम्युनिकेशन जो अच्छा कम्युनिकेशन है एम्प्लॉय के अंदर काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की क्षमता को और बढ़ा देता है। तो हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, उनसे हमें किसी से भी अच्छे से बात करें तो काम करने में मन लगता है। तो यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब। 14 नंबर है, रीअरेंज द जंबल वर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। रीअरेंज करना इसको भी, टू प्रोसेस कम्युनिकेशन वे इज ए। इस ये जो वर्ड्स दिए गए अलग अलग, इन सभी को एक सेंटेंस बनाना, एक सही सेंटेंस। तो उसको हम क्या बनाएंगे, तो बना देंगे कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। क्या बनाएंगे, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। हमारा जो बी जो है करेक्ट आंसर। 15 नंबर है, कम्युनिकेशन इज द वर्क प्लेस इंक्लूड्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ओवर द टेलीफोन, through emails, all of the above। The correct answer is all of the above। कम्युनिकेशन जो वर्क प्लेस पर फेस टू फेस भी होता है, फोन से भी होता है, मेल से भी होता है, ये सभी से होता है। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर है डी है, ऑल ऑफ द अबव। 16 नंबर, एटिक्यूट इज मैनर टू बी फॉलोड इन वर्क प्लेस, सोसाइटी, आईटीआई, ऑल ऑफ द अबव। एटिक्यूटी मतलब एटिक्यूटी टू मैनर टू बी फॉलोड, तो एटिक्यूटी आपका हो जाएगा शिष्टाचार। शिष्टाचार हमें कहाँ कहाँ अपनाना चाहिए, वर्क प्लेस पर भी, जहाँ काम करते हैं वहां पर भी, हमारे सोसाइटी में भी, हमारे आईटी में भी, ऑल ऑफ द अबव एवं में हमें अपने शिष्टाचार भूलना नहीं चाहिए, शिष्टाचार रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। 17 नंबर है, एचआर। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स होता है। ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ही आस्क्ड यू फॉर डिटेल अबाउट द प्रपोज्ड टूर। Since it is a communication in the workplace, it is dash, you need to dash the HR, use proper and be dash in tone। तो HR है, HR कंपनी में होते हैं तो अच्छे से उनसे बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, it is formal, we need to greet अभिवादन करना, ग्रेट करना the HR और use proper gestures and बी पोलाइट इन टोन। हमारा टोन, हमारा जो बातें होनी चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ग्रीट सब अगर मिलते हैं कहीं पर एचआर तो उनसे हमें ग्रीट करना चाहिए। ठीक है, और ये सही से गेक्चर यूज कर, गेक्चर मतलब इशारा होता है, सही इशारा यूज करना चाहिए जिससे वो भी ठीक रहे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल बातें भी करनी चाहिए। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि फॉर्मल और क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, इस सब का ध्यान रख लिया, पिछला क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। और नेक्स्ट है 18 नंबर,
while writing email, email लिखते समय क्या ध्यान देना है? Be clear and specific in your message. Proofread well before you send the email. Be professional in your greeting and solution. ऑल ऑफ द एबव। तो हमें क्या ईमेल लिखते समय हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो मैसेज भेज रहे हैं वो क्लियर है, साफ है, साथ ही जो हम मेल भेज रहे हैं उसको अच्छे से पहले पढ़ लें, और जो प्रोफेशनल होना चाहिए, मेल जो है प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से देख लेना चाहिए कि मेल जो जा रहा है सही जा रहा है कि नहीं। तो ऑल ऑफ द अबव 18 का है सही आंसर है। 19 नंबर है, ए न्यू सैनिटाइजर डिस्पेंसर हैज बीन डैश एट द ऑफिस, डैश योर टीम टू यूज द सैनिटाइजर, डैश टू कीप देमसेल्फ एंड द एनवायरनमेंट डैश। 19 नंबर है। तो हमारा जो आंसर देखते हैं क्या है, इंस्टॉल। तो क्या है, तो ये न्यू सैनिटाइजर डिस्पेंसर हैज बीन इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इंस्टॉल मतलब वर्ब का तीसरा रूप लगाना पड़ेगा, हैज बीन के साथ हमारा वर्ब का तीसरा रूप लगता है, बी और डी में है। तो हमारा देखते हैं इसके बाद क्या आता है, एट योर ऑफिस। तो हमारा ये हो गया, इंस्टॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद लगाते हैं डैश योर टीम टू यूज, इंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट योर टीम, अपने टीम को इंस्ट्रक्ट करिए। और उसके बाद इंस्ट्रक्ट देखिए तो हमारा ये सही हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट सैनिटाइजर फ्रीक्वेंटली टू यूज द सैनिटाइजर फ्रीक्वेंटली, जो उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें बताना है कि सैनिटाइजर जल्दी से यूज करें, टू कीप देमसेल्फ एंड द एनवायरनमेंट इन्फेक्शन फ्री, और जो हमारा वातावरण हो इन्फेक्शन फ्री हो, ऐसा उन्हें बताना है। और ठीक है, 19 का जो है बी नंबर करेक्ट आंसर है। 20 का देख लेते हैं, 20 नंबर, डैश पीपल्स बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे डैश व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। तो ऑब्जर्व पीपल्स बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे स्पीक, लोगों को बॉडी लैंग्वेज को ध्यान दिए, हाउ, जब वो फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, 20 का जो बी है वो करेक्ट आंसर है। 21, एवरी टाइम यू डैश एन ईमेल, ट्राई टू डैश sometimes for it, सी एवरी टाइम यू सी एन ईमेल, अपने मेल को हमेशा देखते रहना चाहिए। ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, और उसको लर्न करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, उससे कुछ सीखने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, 22 देखिए, 22 डैश फिडजिट एंड डैश एंड स्माइल कंपोस्ट। यहाँ पे देख लेते हैं, 22 है, to don't fidget, relax and smile, stay composed। आंसर नंबर 22 का आंसर नंबर बी जो है करेक्ट है, don't fidget, relax and smile, stay composed। ओके, 23, there are many do's and don'ts to be dash while preparing for attending and dash, there are many do's and don'ts don't identified to be identified while preparing and attending an interview। करेक्ट आंसर है डी जो है करेक्ट आंसर है। देयर आर मेनी डूज एंड डोंट टू बी आइडेंटिफाइड while preparing an interview। इंटरव्यू करते समय बहुत से होते हैं, चीजें होती हैं जो देखने योग्य होती है, उस पर ध्यान देने योग्य होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी के बारे में है। 24 नंबर है, ऑलवेज डैश योर मोबाइल फोन डैश साइलेंट मोड, ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड, हमेशा अपने फोन को क्या करना चाहिए, साइलेंट मोड में रखना चाहिए। 24 का सी नंबर करेक्ट आंसर है। 25 डैश फॉर योर टर्न, do not the official at the venue asking for your turn। यहाँ पे 25 नंबर है, wait for your turn, अपनी बारी का इंतजार करिए। do not trouble the office अपने at the venue asking for your turn। ठीक है, अपने टर्न का मतलब अपने अपना आपका जो टर्न है उसके लिए वेट करिए कि आपकी भी कभी बारी आएगी, उसका इंतजार करिए। ठीक है, उससे बीच में टपकिए मत, आपको जब मौका मिला तो आप बोलिएगा। 26, tell us about a difficult situation you have and dash and how you dash to come out of it। Tell us about a difficult situation you have faced, have है तो verb का तीसरा रूप है faced, and how you managed to come out of it। अपने डिफिकल्ट सिचुएशन, आपने कौन सा डिफिकल्ट सिचुएशन को देखा है और उस डिफिकल्ट सिचुएशन को आपने कैसे मैनेज किया और बाहर आया,
उसके बारे में बताइए। ये है क्वेश्चन 26। नेक्स्ट है 27 जो है, रीअरेंज द जंबल वर्ड। यहाँ पर भी जंबल जो वर्ड दिए गए उसको रीअरेंज करना है। जैसे प्रिपरेशन, टू बी, बिफोर, इंटरव्यू, द, आर, वाट, द, डॉन। ये जो हमारा इतने सारे जंबल वर्ड्स है, इसको यूज करके हमको एक नया जंबल वर्ड बनाना है, एक नया सा सेंटेंस बनाना है। वो आपका सेंटेंस क्या हो सकता है? तो वाट है, तो इसको वाट को तो सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस है। वाट, वाट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। इसका नाउन खोज दें तो नाउन हमारे पास इधर द है। व्हाट आर द प्रिपरेशन टू बी डन बिफोर द इंटरव्यू। हमारा ये जो है सही जो है, क्योंकि आपको वाट के पहले द नहीं लगता, ये भी जानते हैं। और ये वाट जो है लास्ट में आता नहीं है। हमारा जो आंसर जो है सी है, वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 28 देखिए, लास्ट क्वेश्चन आया हमारा इस सेशन का। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है, रीअरेंज द जंबल वर्ड। रीअरेंज करना है और करेक्ट आंसर कर देना है। इंटरव्यूज है, फेस टू फेस, ऑनलाइन, कैन बी, टेलीफोनिक, कंडक्टेड और डैश। इसको हमको रीअरेंज करना है। 28 है, तो इसका हम देख लेते हैं। इंटरव्यूज कैन बी कंडक्टेड फेस टू फेस, टेलीफोनिक, ऑन और ऑनलाइन। इंटरव्यू जो है फेस टू फेस होता है, फोन से होता है और ऑनलाइन होता है। ये थे सर 28 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे लगे, समझ में आए होंगे और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इतना तो कंफर्म है कि आपके एग्जाम में ये बहुत ही हेल्पफुल आएगा, क्योंकि इसी ये निमी का वर्कबुक है, इसके बाद आपको पता है कि नहीं आता है। और ये निमी से ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हैं। फर्स्ट ईयर में भी वही आए थे। आपको वो बहुत सारे कैंडिडेट थे फर्स्ट ईयर के एग्जाम की तैयारी किए, तो 20 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट ईयर में। तो 20 में 20 क्वेश्चन करके आए थे, वो भी करेक्ट है। तो अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो ये सारे कोर्सेज कंप्लीट करिए। सेकेंड ईयर के जितने भी क्लासेस हम लेने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपका एक सवाल आता है कि हिंदी में क्यों नहीं लाते हैं, तो देखिए आपको हम बताना चाहें कि इंग्लिश में ही बेस्ट है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो आएंगे वो इंग्लिश लिटरेसी के सवाल इंग्लिश में ही रहे, हिंदी में नहीं रहे। तो इसलिए इंग्लिश का जो पेपर है वो इंग्लिश में तैयार करिए। जो हिंदी में आ सकेगा हम हिंदी में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसको तैयारी कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले होंगे, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन आप इंग्लिश और हिंदी से मत घबराइए कि इंग्लिश में आप इसको पढ़िए, समझिए, आपको जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में तो नहीं समझ आएगा, आपको बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए और क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहिए। आपका जरूर आपका सही अच्छा सा नंबर आएगा। बस पढ़ते रहिए, पहला दूसरा, और वो भी सीरियल से पढ़िए। एक बीच बीच लगा के छोड़ दे के पढ़िए तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहला क्लास ज्वाइन करिए, उसका दूसरा करिए, फिर तीसरा, फिर इसको स्टार्ट करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।